आज हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लेक्चर पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बेसिकली हमारा ये भी हमारा BS एंड MSc लेवल का टॉपिक है और ये टॉपिक से आप लोग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें अच्छा एक अपना फ्लो बनाना है तो आपको डेली रिवाइज करना होगा जो भी आप पढ़ेंगे, और वीकली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपके, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है हमारा phase space. So this is our lecture 1. So in lecture 1 we are going to study about phase space. These are all are filtered notes from me. So किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट होता है तो आप आराम से किसी कमेंट सेक्शन पे मुझे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। सो फेज स्पेस हमारा एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर हमारा पोजीशन के साथ साथ हम मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं हमारी स्टडी में, उसे हम फेज स्पेस बोलते हैं। हम इसे लिख सकते हैं कि द फेज स्पेस डिफाइंड with position coordinate along with momentum coordinate is known as phase space. Okay, the space defined with position coordinate along with momentum coordinate is known as phase space. So in general, for a particle with degree of freedom f, you know what is degree of freedom, क्योंकि आप पढ़ते हुए आ रही ये चीजें, तो नॉर्मल छोटी छोटी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। वी आर deeply do not go to the topic. We will explain things which are new in this topic. So in general, for a particle with degree of freedom f, it has 2f dimensions. Okay, dimension is nothing but it is a kind of degree of freedom. So 2f dimension का मतलब ये है कि degree of freedom f is in simple space. अगर simple space में है तो वो f है, लेकिन अगर वो हमारा phase space में है तो वो हमारा 2f होगा। तो यही डिफरेंस है simple space और एक phase space में। तो if 2f dimension, that is if degree of freedom f is in simple space, then degree of freedom in phase space is 2f. Okay, as an example you can take if in simple space degree of freedom हमारी 1 है, that is वो सिर्फ x कोऑर्डिनेट पजेस करेगा, एंड इन फेज स्पेस डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी इसकी 2f, दैट इज अगर ये f इक्वल टू 1 है तो 2f दैट मीन्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी यहाँ पे हमारी। तो फेज स्पेस में हमारी मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, दैट इज x एंड px, क्योंकि हमने बोला था कि फेज स्पेस हमारा एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हमारा पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट हम दोनों कंसिडर करते हैं। और जो सेकेंड एग्जाम्पल है लाइक इन सिंपल स्पेस अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, दैट इज x, y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो फेज स्पेस में वो 4 हो जाएगा फ्रॉम द फॉर्मूला 2f। सो 2 into 2 is 4। तो हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी फेज स्पेस में वो होंगी x, y, px, py। दीज टू आर मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स एंड दीज आर सिंपल कोऑर्डिनेट्स। इफ इन सिंपल स्पेस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज x, y, z, सो फेज स्पेस में हमारा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, दैट इज x, y, z, px, py एंड pz। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये हमसे कहते हैं कि एक डायमेंशन है, डायमेंशन नॉर्मली मतलब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसी फेज स्पेस का, ठीक है, और फेज स्पेस ऑफ 10 रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। कुछ ऑप्शंस हैं तो इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि 2 हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दैट इज एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। तो फेज स्पेस में क्या होगा, हमें पता है कि फेज स्पेस में हमारे 6 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो 6 कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे और 6 कोऑर्डिनेट इसके होंगे, तो टोटल मिला के हमारे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स 12 है। तो अगर हम इसमें कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, दैट इज ये एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, तो इसका px भी इन्वॉल्व नहीं होगा, दे कैन नॉट मूव इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ये एक दूसरे पे फेजेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो रिजिड है तो इसका मतलब ये मूव नहीं कर सकते इनकी एक्स डायरेक्शन में। तो कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट बचे 12 - 2, दैट इज 10 कोऑर्डिनेट्स बचे। तो 10 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का हमारा 10 into 10 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 100। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज अवर डिविजन ऑफ फेज स्पेस इनटू शेल्स। सेल्स में कैसे से हम डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कोई भी हमने एक एलिमेंट वॉल्यूम ले लिया फेज स्पेस में, ठीक है, एलिमेंट वॉल्यूम ले लिया, तो ये dx हो गया, ये dy और ये dz कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो dx, dy, dz हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम एलिमेंट हो गया कोई भी हमारा फेज स्पेस में। तो हमारा जो इसका डी टाउ होगा वो होगा हमारा dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz। तो हम जानते हैं कि हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग dx इंटू dpx लेस देन इक्वल्स टू h इज अवर प्लैंक्स कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर हम y कोऑर्डिनेट लेंगे तो dy इंटू dpy लेस देन इक्वल टू h। इसी तरह अगर हम z कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो हमारा होगा dz इंटू dpz लेस देन
इक्वल्स टू एच। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी हमारी कितनी हो सकती है किसी में भी, वो एच हो सकती है। कहीं कहीं पे से हम एच बाई टू भी लिखते हैं, एच कट बाई टू भी लिखते हैं, बट मिनिमम जो होती है वो हमारी एच होती है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे एच से डिनोट किया। तो डी एक्स डी पी एक्स जो मिनिमम होगा, मतलब इसका मतलब है कि जो मिनिमम है वो हमारा एच है। तो नाउ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, जो हमारा फेज स्पेस का मिनिमम वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। वॉल्यूम के लिए हमें पता है हमें तीनों कंसिडर करने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स, डी एक्स डी वाई डी जेड। और फेज स्पेस की बात करें तो हमारा मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन हम इधर अप्लाई कर रहे हैं। तो डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड मिनिमम इज इक्वल्स टू एच इंटू एच, दैट इज एच क्यूब। सो देयरफॉर इट इज क्लियर दैट फेज स्पेस इज मेड अप ऑफ एन एलिमेंट्री वॉल्यूम एच क्यूब, ठीक है। यहाँ से हमें ये चीज क्लियर होती है। तो ये हमारा जो होता है इसे हम फेज सेल बोलते हैं, जो मिनिमम वॉल्यूम होता है उसे हम फेज सेल बोलते हैं, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ फेज सेल जो होता है उसे हम किस फॉर्मूले से देते हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है मेन हाईलाइटेड, तो इसे हम बोलते हैं फेज शेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ फेज शेल्स 5। तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिवाइडेड बाय मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। और मिनिमम हमने अभी कैलकुलेट करा है वो कितना है हमारा एच क्यूब, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या होंगे, 6 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमें पता है एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, इसलिए हमने इंटीग्रेशन लिया है इतना। और हम सिर्फ एक वॉल्यूम एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, यूनिट के लिए, तो हम यहाँ पर दैट विल बी 1 डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी जेड डिवाइडेड बाय मिनिमम वॉल्यूम दैट इज एच क्यूब। और हमें पता है कि वॉल्यूम हमारा ये जो चीज होती है ये हमारा वॉल्यूम होता है एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इसमें से एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड को हम वी कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस वाले पे हम इसे v कंसिडर करेंगे। देन ओके इसे हमने v कंसिडर किया, देन उसके बाद जो हमारा फाई आया तो वो आया v अपॉन एच क्यूब 3 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ किसका, हम मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स लेके चलेंगे क्योंकि उसे हमने वॉल्यूम कंसिडर कर लिया। तो पी एक्स पी वाई पी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी जेड, तो ये हो गया हमारा फाई का वैल्यू यहाँ पर, ऑलराइट। तो अब हमें ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू जो हमारे फर्मी सर थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, एक सिमेट्रिक चीज कंसिडर की, दैट इज सिमेट्रिक। हमें पता है कि एक स्फेयर होता है, स्फेयर में सिमेट्री होती है। तो उन्होंने क्या किया कि स्फेयर कंसिडर किया जिसका रेडियस p है और ये इसका ओरिजिन हो गया। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे गैशियस पार्टिकल हैं क्योंकि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है ये वाली वो गैशियस पार्टिकल्स के लिए ही अप्लाई होती है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे गैसियस पार्टिकल्स हैं, तो इनका अपना खुद का कुछ भी हो सकता है। इनकी रेंज इन्होंने एक छोटी सी रेंज में से कंसिडर किया है क्योंकि गैशियस पार्टिकल है तो वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उनका खुद का कुछ ना कुछ मोमेंटम और पोजीशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्मी जो ऑल पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स, उनने ये माना कि इस स्पेस में लाई करेंगे। तो इस स्पेस में लाई करेंगे तो उनका वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर इन्होंने रेडियस p मानी है, तो इसलिए इस चीज का जो मोमेंटम वॉल्यूम होगा, मोमेंटम वॉल्यूम दिस इज अवर पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ओके। तो जो हमारा ये होगा हमारा वॉल्यूम 4/3 पाई पी क्यूब होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू को हमने इधर पुट करना है, तो ये बन जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेज सेल्स इन मोमेंटम रेंज। कौन सी रेंज पे, 0 से p की रेंज पे। वो क्या बनेगा, फाई इज इक्वल्स टू v अपॉन एच क्यूब इंटू 4/3 पाई पी क्यूब। ये वाला जो ये वैल्यू थी वो हमने इधर रख दी इसकी जगह पे, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, जो हमारा फाई है वो पी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ द नंबर ऑफ फेज शेल इन मोमेंटम रेंज फ्रॉम पी टू पी प्लस डीपी, पी से पी प्लस डीपी की रेंज में अब हमने कैलकुलेट करना है। तो मतलब मेन हमारा कैलकुलेटिंग पार्ट ये देखिए, ये हमारा एक पूरा पी ये हमारा पी था। अब हमने थोड़ा सा इसमें पी प्लस डीपी रेंज और बढ़ा दी। तो हमें यहाँ पर फेशियल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ फेशियल्स हमें इस रेंज में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन डीपी रेंज हम फाइंड आउट करेंगे इस रेंज पे, ठीक है। तो डी फाई इज इक्वल्स टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v अपॉन एच क्यूब 4 पाई पी स्क्वायर डीपी, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया, ये जो है ये हमारा सरफेस पार्ट दिख रहा है और जो इसकी हमारी हम इसे कह सकते हैं इसकी कुछ हाइट होगी उसे हमने डीपी माना है, ठीक है। 4 पाई पी स्क्वायर, हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पे हमने सरफेस हमने इसे माना है कि ऐसे माना है, ये इसके अंदर का पार्ट है और इसका कुछ इसकी कुछ मोटाई भी होगी, इसकी कुछ हाइट भी होगी, ठीक है। इस हाइट को हमने डीपी माना है और इसका जो सरफेस वाला पार्ट है हमें पता है कि जो हमारा स्फेयर होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है और आर की जगह पे यहाँ पे हमने पी माना है, तो 4 पाई पी स्क्वायर इंटू डीपी, तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो v अपॉन एच क्यूब
क्योंकि हम सिर्फ डीपी वाला पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा डी फाई है वो पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ द नंबर ऑफ फेशियल इन एनर्जी रेंज 0 to E। अब हमने इसे एनर्जी के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्या होगा, हमें पता है फाई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एच क्यूब 4/3 पाई पी स्क्वायर मतलब होता है। तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता है E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से हमारा जो P आएगा वो आएगा √2me। अब इस P की वैल्यू को हमने इधर रखना है, तो हमारे पास ये बन गया इस तरीके से। तो फाई इज इक्वल्स टू वी एच क्यूब वी अपॉन एच क्यूब 4/3 पाई 2me टू द पावर 3/2। ओके तो नंबर ऑफ फेशियल इन एनर्जी रेंज E to E प्लस DE। अब E से DE, पहले हमने 0 to E फाइंड किया, अब हमने फाइंड करना है E to E प्लस DE। तो हमें पता है कि अब हमें हमारा काम है, हमने इसे चलो फॉर्मूले में रख लिया। तो हमारे पास ये बना डी फाई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एच क्यू 4/2me m अपॉन, ये कहाँ से आया हमारा फॉर्मूला, ये आया यहाँ से। तो p इज इक्वल्स टू √2me है, हमें पता है। तो यहाँ से dp कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। इधर से हमारा √2me कांस्टेंट था तो बाहर आया, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2 टाइम्स √e। √e का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 टाइम्स √e इंटू ये हमारा डी है। ठीक है, क्योंकि हमें ये इस रेंज पे फाइंड आउट करना है तो इसलिए हमने डी वाला पार्ट कंसिडर किया। तो यहाँ से हमारा डीपी कितना आया, m अपॉन √2me इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बना 1/3 सॉरी डी फाई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एच क्यूब 4/2me। और जो हमारा डीपी था उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, अब यहाँ पर m अपॉन, हम इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। पी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रखा, पी स्क्वायर की जगह पे हमने ये रखा। यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2me। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले पे पुट कर रहे हैं हम वैल्यू सारी। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले पे पुट करें तो बनेगा v अपॉन एच क्यूब 4 एज इट इज रहेगा। पी स्क्वायर की जगह पे हमने यहाँ पे रख दिया 2me, क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा 2me था। और डीपी की जगह पे, डीपी हमने अभी कैलकुलेट किया, डीपी की जगह पे हमने रखना है m अपॉन √2me इंटू डी। तो डीपी की जगह पे हमारा आएगा m अपॉन √2me इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे। तो अब कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये इससे कटेगा √2me टाइम्स, तो ये बचेगा कुछ इस तरीके से। डी फाई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एच क्यूब 4/√2me m इंटू डी। तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। सो जो हमारा डी फाई होगा सॉल्व करने के बाद फर्दर हमारे पास आएगा 2πv अपॉन एच क्यूब 2m टू द पावर 3/2 इंटू ई की पावर 1/2 डी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा डी फाई है वो √e के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें आता है वो हमारा माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। If the states of any system is defined in such a way that we take overall behavior of a state, then it is known as macrostate। अगर किसी भी सिस्टम का अगर हम ओवरऑल बिहेवियर देखते हैं तो वो हमारा मैक्रोस्टेट कहलाता है। और उसके इंडिविजुअल बिहेवियर को अगर हम देखेंगे, इंडिविजुअल टर्म्स को अगर हम देखेंगे तो वो हमारा माइक्रोस्टेट कहलाता है। If the state of any system is defined in terms of each and every individual making that state, then it is known as microstate। Like आप सिंपल एग्जांपल से देख सकते हैं, हमारे पास बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को अगर हम पूरा बाहर से देखेंगे तो हमारे लिए वो एक मैक्रोस्टेट होगी। अगर हम उस बिल्डिंग के इंडिविजुअल रूम्स को अगर हम देखते हैं तो वो रूम्स वहां पर हमारे क्या होंगे, माइक्रोस्टेट्स होंगे। ठीक है, ओके तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है क्वेश्चन। इफ 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 शेल्स। हमें 3 पार्टिकल्स को 2 शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, जिनमें हमारा E1 और E2 एनर्जी लेवल्स है। देन उसकी मैक्रोस्टेट्स क्या होंगी हमारी, E1 और E2 की, या तो 3, E1 पे 3 होंगे, E2 पे 0, E1 पे 2, E2 पे 1, E1 पे 1, E2 पे 2, E1 पे 0 या E2 पे 2। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स है। Alright, तो number of we have 4 macrostates, 1 2 3 4। We have 4 macrostate in this condition, that is 3,0, 2,1, 1,2 and 0,3। ठीक है, तो माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी इसके करस्पॉन्डिंग, 3,0 के करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी, 2 हमारे पास लेवल्स है E1 एंड E2। तो हमारे पास ये है कि जो हमारा E1 लेवल है उस पर 3 तरीके से उनको अरेंज करना है, तो वो 3 ऐसे अरेंज होंगे, ऊपर कुछ भी नहीं होगा E2 लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 1 माइक्रोस्टेट है और यहाँ पर हमारा 2,1 है। तो 3 कंडीशन बन सकती है यहाँ पर। ठीक है, पहली कंडीशन या तो पहले वाले पे ए बी हो, ऊपर पे सी हो, दूसरे वाले पे ए सी हो, इधर बी हो, इधर बी सी हो और इधर ए हो। तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 माइक्रोस्टेट्स बनी हमारी।
और ऐसे ही हमारा जो तीसरी कंडीशन है 1,2, तो उस पर हमारा क्या हो सकता है, नीचे 1 होंगे ऊपर 2, ये कंडीशन बन सकती है। नीचे 1 ऊपर 2, ये दूसरी कंडीशन। नीचे 1 ऊपर 2, ये हमारी तीसरी कंडीशन। तो इस पर भी 3 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है। और जो लास्ट हमारी कंडीशन है 0,3 वाली, वो है हमारी E1 और E2। तो वही जो हमारी पहली कंडीशन थी, यहाँ पर हमारे तीनों की तीन ट्राई कर सकते हैं और इधर कुछ भी नहीं। तो एक छोटा सा एग्जांपल था माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट को समझाने के लिए। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कुछ प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर मोर। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट द नोट्स प्रॉपरली लाइक दिस। You can pause the video and write the notes. That's why I'm giving you time. These are very easy notes. You will understand very nicely if you will make notes together. क्योंकि नोट्स पढ़ के ही आप लोग चीज़ें अपने माइंड में रख सकते हैं। जब चीज़ें आसानी से याद तभी रहती हैं जब आपके पास नोट्स होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में आसानी से लिख लें। कहीं पे भी आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।